अस्सलाम वालेकुम। वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उस नोटिफिकेशन के तहत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को कालअदम जमात करार दे दिया गया। ये तकरीबन वही वाली शिकें हैं इसके अंदर जो किसी भी तंजीम को जो दहशत गर्दी के अंदर मुलव्वस माजी के अंदर रही है और उसको जब बैन किया जाता है या कालअदम करार दिया जाता है तो लॉ की यही शिक उसके लिए इस्तेमाल की जाती है जो अभी इस्तेमाल की गई है। हो सकता है कि इस मामले में हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़े क्योंकि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर कर लिया गया हुआ और ये इंतखाबात में हिस्सा लेती है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है इस हवाले से और हमारी माजी की सियासत और हमारी जो सिविल मिलिट्री डिस्प्यूट्स आपस में चलते हैं और उसकी आउटकम क्या होती है उसकी रिफ्लेक्शन भी आपको मिलती है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को सियासी जमात के तौर पर तकरीबन उन्हीं दिनों रजिस्टर किया गया था जब ये नवाज़ शरीफ का इस्टेब्लिशमेंट से ज़ोरों के ऊपर एक तनाज़ा चल रहा था, बल्कि इनकी डिसक्वालिफिकेशन के बाद लाहौर के अंदर जब कुलसूम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ की खाली की हुई नशिस्त के ऊपर इंतखाब लड़ा था तो अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो वो पहले इनके उम्मीदवार थे जो उस हल्के से यानी 120 था शायद उस वक्त, उसके ऊपर वो खड़े हुए और उन्होंने 7-8 हज़ार वोट हासिल किए। तो वहाँ से उसका आगाज़ हुआ। उस वक्त तक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान इन सबको बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि 2018 के इंतखाबात के अंदर नून लीग का वोट काटने में भी उसने एक रोल अदा किया था। और अभी मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में आगे चल के बताऊंगा कि अभी मौजूदा लोग जो पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये जमात तगड़ी है, 10-12-15 हज़ार एक हल्के से वोट ले जा रही है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी वो अब वाइप आउट हो गए पंजाब के बेशतर हलकों से और उन हलकों से वही वोट जो था दोनों का कंबाइंड वोट वो TLP को पड़ रहा है। तो शायद आइंदा आने वाले दिनों में TLP के साथ मुआहदा ही ना करना पड़ जाए। वो स्टेज थी अभी जस्ट फ्यू डेज अगो और अभी रातों रात क्या काया पलट हुई कि अब इन्होंने रिपोर्ट पेश की है कि इन्होंने तो पूरी हुकूमत मफलूज कर दी थी। ये सिर्फ हम कह नहीं रहे हैं बल्कि वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन अब ये कह रहा है कि हुकूमत मफलूज हो गई थी। पुलिस वालों के ऊपर हमले हुए, वो बहुत से ज़ख्मी हुए, तकरीबन 600 के करीब पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हुए और उसमें से कुछ की जान चली गई, शहादत पाई, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन एक डिसफंक्शनल स्टेट स्ट्रक्चर की पूरी जो रिफ्लेक्शन थी पाकिस्तान में पिछले 4-5 रोज़ के अंदर हमारे सामने नज़र आई, जिसमें ड्राइविंग सीट के ऊपर कौन है, फ़ैसला साजी की कुव्वत किसके पास है, कोई मालूम ही नहीं था। और ये इतनी कमज़ोर सियासत पिछले कुछ अरसे में हुई है कि डी चौक के अंदर बैठ के मुआहदे के ऊपर वज़ीर दाखिला, 2 वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर इजाज़ शाह और शेख रशीद अहमद दस्तखत करके आए हुए हैं कि हम सफ़ीर को निकालेंगे, पार्लिमान के अंदर लेकर जाएंगे। तो डी चौक में बैठकर किसी सफ़ीर को निकालना, ये फ़ैसला डी चौक उसकी जगह या फैज़ाबाद का धरना जो था डी चौक में कह रहा हूँ ये फैज़ाबाद के मुकाम के ऊपर, तो फैज़ाबाद उसके लिए जगह नहीं थी। उसके लिए पार्लिमान, दफ्तर ख़ारजा, सिक्योरिटी के अदारों की इनपुट और प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला या पार्लिमान का फ़ैसला वो जगह थी उसकी। और आपने किसने आपको ऑथोराइज़ किया था कि उनसे जाके ये एग्रीमेंट साइन करें कि हम ये सफ़ीर को निकाल देंगे। और फिर 2 रोज़ तक तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे। 2 रोज़ पहले वो सारा कुछ ठीक नज़र आ रहा था, उनको आशिकाने रसूल नज़र आते थे, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद नज़र आते थे और वो ख़ुद को भी सबसे बड़ा मुजाहिद डिक्लेयर करते थे। और अब रातों रात क्या ख़राबी पैदा हुई। इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने वाले कुछ लोगों का तयन करना ज़रूरी है, नहीं तो इस मुल्क में कभी अमन नहीं आएगा। और ये जो तर्ज़ सियासत है कि इस तरह की आउटफिट्स को पहले खड़ा किया जाता है और जब हाथ से बाहर निकलने लगता है काम तो फिर उसको दहशत गर्दी और कालअदम करार देकर कहते हैं अब इसको सफाया कर दें। 22 लाख वोट इन्होंने हासिल किया और 23 लाख वोट इन्होंने 2018 के इंतखाबात में कौमी असम्बली के अंदर। उससे आपको इनकी ताकत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कितनी बड़ी ताकत आप लोगों ने दी इसको। और अब उसको रोल बैक करने के लिए क्या आपके पास उतने स्किल्स मौजूद हैं, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन अल्लाह पाक इस मुल्क को महफूज रखे और कुछ ऐसे काबिल लोग मुहैया कर दे जिनके दूर देखने की कुछ सलाहियत उनके अंदर हो, क्योंकि ये अफरा तफरी हम और अफोर्ड नहीं कर सकते। जिसमें पुलिस वाला मारा जाए तो वो भी हमारा है, वो प्रोटेस्टर मारा जाए तो वो भी हमारा है। नौजवानों को इश्ताल दिलाकर सड़कों के ऊपर लाना मज़हब के नाम के ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर सबसे ज़्यादा आसान काम है और आम तौर पर उसी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप बोलिए किसी को कि इसने नबूवत के इशू के ऊपर कुछ ऐसी पोजीशन इख्तियार की है जो हमारे इस्लामी अकायद के मुनाफी है, देखिए उसके बाद होता क्या। ये 2018 के इंतखाबात में हमने देखा था लिमिटेड स्केल के ऊपर, क्योंकि लोगों को खौफ पैदा हो गया था। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उसकी आउटकम अल्लाह ना करे कुछ ऐसी हो कि मामला संभाले से बाहर निकल जाए। शेख रशीद अहमद साहब आज उस पाबंदी के ऊपर जो ऐलान फरमा रहे हैं, सुन लीजिए उसको भी क्या कह रहे हैं। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि TLP को बैन किया जाए। कल हम इस
TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। उनके इरादे जो थे बड़े खौफनाक थे। वो हर सूरत में 20 तारीख को अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहते थे। सारी कौम ने सुख का सांस लिया कि यहाँ इश्ताल अंगेजी, दहशतगर्दी और यहाँ सड़कों को और लोगों को और एम्बुलेंसों को नुकसान पहुंचाने की से लोगों की जान छुटी है। दूसरा हिस्सा भी सुनाइए जी, सफीर वाला भी। के लिए हम मसले पैदा करने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं थे। 55 या 60 इस्लामी मुल्क हैं। सारा बोझ पाकिस्तान पर डालने के लिए इमरान खान ने इसके बावजूद यूनाइटेड नेशन में इस्लाम का और इस्लाम की सरबुलंदी का झंडा बुलंद रखा। लेकिन एम्बेसडरों को निकालने का सारा यूरोपीय यूनियन और सारे हालात वो बड़े पेचीदा हो जाते, इसलिए वो नहीं हो सका। एम्बेसडर निकालना हालात पेचीदा हो जाते हैं। ये जब माहदे के ऊपर दस्तखत कर रहे थे शेख साहब, तो उस वक्त भी तो आपको पता होगा, ब्रिगेडियर इजाज़ साहब को भी पता होगा, नूरुल हक कादरी आपके साथ बैठे हैं जिन्होंने दोनों माहदों पे दस्तखत किए हैं, उनको भी पता होगा क्यों साइन किए। क्या कोई अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है? क्या फैज़ाबाद में बैठ के आप ये माहदा कर सकते हैं अमरीकी सफ़ीर को निकाल दिया जाए पाकिस्तान से, बरतानवी सफ़ीर को निकाल दिया जाए पाकिस्तान से? उन्होंने हमें रेड लिस्ट में डाल दिया। कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैला के हमें वापसी की फ़्लाइट्स के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। तो कल एक मुआहदा करें किसी अस्पताल के बाहर बैठ के, कोरोना के मरीज़ बड़े आ गए। कुछ तरीक़ाकार होता है। सरकार पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता जैसे आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और शेख रशीद साहब की मैंने आपको कहा कि कुछ अर्सा पहले ही ये इस जमात के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके अंदर ये ख्याल पैदा हो रहा था कि हमें एक ऐसी सूरत है कि शायद आइंदा इंतखाबात में किसी मजहबी जमात से कोई इत्तेहाद ही ना करना पड़ जाए। और ये नाम नहीं थे ले रहे, लेकिन ढके छुपे जो इनकी बातचीत चल रही थी, बातचीत अभी इत्तेहाद के लिए नहीं थी चल रही, बातचीत ये जो इशू पैदा था धरने वाला उसी की चल रही थी। लेकिन इनके अंदर ये सोच बेदार हो रही थी कि हमें ये करना पड़ेगा, आइंदा इंतखाबात में जाएंगे तो हर हल्के से 8-10 हज़ार वोट काटा जाएगा। शेख साहब की ज़बानी सुनते हैं। ये एक एक्शन नहीं लड़ेगा। फजलुर रहमान और नून लीग शायद इकट्ठे हों, पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी इकट्ठे नहीं होंगे। और इमरान खान भी किसी इस्लामी फोर्स से इताअत करेगा। मोस्ट लाइकली आपके ख्याल में वो तहरीक लब्बैक हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। तो आपको सोचों का अंदाज़ा करने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी कि सोचों का महवर क्या था और अब सामने क्या है। अगर ये जमात सुप्रीम कोर्ट में कल रेफरेंस इन्हें भेजना पड़ेगा क्योंकि एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसको डिस्क्वालीफाई हो जाती है। मेरे ख्याल में तो अभी उसकी इम्प्लीकेशंस अभी शुरू हो जाएंगी। ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इसको बैन किया गया, तो इनके 3 अरकान हैं इस वक्त सिंध असम्बली के अंदर, मोहम्मद कासिम साहब, मोहम्मद यूनुस साहब और सरवत फातिमा। तो इनकी रुकनीत भी ख़त्म हो जाएगी। जो जमात ख़त्म हो जाती है, कालदम हो जाती है, पाबंदी आयद हो जाती है, तो उस जमात से मुंतखब लोगों की हैसियत भी ख़त्म हो जाती है। तो आज जो शुरका हैं प्रोग्राम में, हम अली मोहम्मद ख़ान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शाजिया मरी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मलिक अहमद ख़ान PMLN से हमारे साथ है। तीनों को खुशामदीद कहता हूँ। अली मोहम्मद ख़ान, निज़ाम में हुकूमत चलाने के लिए कुछ तरीक़ाकार होते हैं, अदारे बनाए जाते हैं। हालात ख़राब होने लगे तो वो पहले वार्निंग साइंस आना शुरू हो जाते हैं कि वीट शॉर्टेज होने लगी है, वीट मंगवा लो। गो हमें पता नहीं चला, शुगर शॉर्टेज होने लगी है, मंगवा लो, उसका भी नहीं पता चला। तो बंदे निकलने लगे हैं, पूरे मुल्क में एक हंगामी कैफियत पैदा होने वाली है। सड़कों के ऊपर हालात ऐसे हो जाएंगे, पुलिस वालों को जाने बचाने के लिए अस्पतालों या एम्बुलेंसों में छुपना पड़ेगा, मेट्रो बंद हो जाएगी, फौजियों को क्या नारे लगाने पड़े वो भी आपने सुन लिया। और हमें पता ही नहीं चला 3 दिन सरकार को कि क्या कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो इस बात का अदा कि जो हुर्मत रसूल का एक सेक्रेड कॉज है, जो एक अजीम मकसद है, उसके साथ पाकिस्तान की हुकूमत, मैं और हम सब और आप, हम सब उसी तरह कमिटेड हैं जिस तरह किसी मुसलमान को होना चाहिए। और जब ये फ़्रांस में मज़मूम वाक़या हुआ, पूरी इस्लामी दुनिया में जो 56-57 ममालिक हैं उसमें से सबसे तगड़ी आवाज़ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और तुर्की से जनाब तैयब अर्दगान साहब की आई। इमरान ख़ान साहब ने पूरी इस्लामिक उम्मा को लेटर्स लिखे, OIC के प्लेटफॉर्म पे अभी ये चीज़ उठाई भी गई और इस बात की कोशिश की गई कि इस्लामिक उम्मा से एक जॉइंट आवाज़ आए वेस्ट से इंगेज करने के लिए कि इजहार राय की आज़ादी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होती।
अगर आप अपने मुल्कों में होलोकॉस्ट पे बात नहीं कर तो आपको मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखना होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितने मुक़द्दस हैं, हमारे दिलों के कितने करीब हैं, इस बात पे इमरान खान साहब ने वेस्ट से इंगेज किया, चाहे वो बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस हों या नेशनल या इंटरनेशनल नेटवर्क पे बार बार उसका अदा करना हो, या वज़ीर ख़ारजा को भेजना हो, या मजहबी उमूर के वज़ीर को इंगेज कराना हो। अब इस सिलसिले में जो TLP के जो हमारे दोस्त हैं, देखें वो भी मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जिस कॉज को लेके चले थे वो एक सेक्रेट कॉज है, लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया उस पर हुकूमत का एतराज़ था। आपकी एक बात मलिक साहब, उससे मैं बसत एहतराम एग्री नहीं करता कि उनसे इंगेज नहीं किया गया, उनसे इंगेज किया गया था। दूसरी जो ये बात है कि अचानक क्या हुआ, अचानक ये हुआ कि उनसे अली, आप मेरे सवालों को ट्विस्ट करने की कोशिश मत करिए। मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ। आपको उनके मामला से, मुतालबा से इतराज़ था तो आपने 2 एग्रीमेंट्स क्यों साइन किए? 2 वज़ीरों ने, पहले ब्रिगेडियर इजाज़ शाह और नूरुल हक कादरी ने, और फिर शेख रशीद ने फैज़ाबाद में बैठ के आप लोगों ने मुआहदा साइन किया कि हम फ्रेंच एम्बेसडर को निकालेंगे। किस कैपेसिटी में? क्या फैज़ाबाद मुकाम है किसी एम्बेसडर को निकालने की, जगह का तयन करने का? अब मुझे अपना जवाब देने का मेरे ख्याल में इख्तियार है। ट्विस्ट मैंने नहीं किया है, आप अपना सवाल रिकॉर्डिंग में जाके देख लें। आपने उसमें एक पॉइंट उठाया, आप दोबारा सुन लीजिए। मेरे 2 सवाल ऐसे हैं कि 3 दिन जब डिस्ट्रिक्ट से निकल रहे थे तो पूरा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर कहाँ था? नाकामी आप लोगों की, यू फेल टू एक्ट इन टाइम। और दूसरा, ये जो तर्ज सियासत है, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं आपसे एग्री नहीं करता। नहीं, आपने सवाल किया, प्लीज़ लिसन टू माय आंसर नाउ। मैंने आपको ये बात की जो आप उठाया कि उनसे आपने इंगेज किया और फिर अचानक ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो उसका आप मेरे से जवाब सुन लें। अभी भी थोड़ी देर पहले उलमा कराम से हमने इंगेज किया है। आप अपनी पसंद का सवाल पिक करके मुझे जवाब ना दें। मेरा सवाल सीधा है कि आपने डी चौक इशू हुआ फैज़ाबाद में बैठ के एक एम्बेसडर को निकालने का मुआहदा कैसे किया? आपने सवाल किया तो जवाब सुन लें सर, या फिर आप अकेले सारा प्रोग्राम कर रहे हैं? आप सवाल करते हैं, प्लीज जवाब सवाल तो मेरा सुनते हैं, जवाब अपनी पसंद का देना चाहते हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। सवाल अभी भी वही है, ये आपके सवाल का जवाब आएगा, लेकिन आपकी पसंद का जवाब नहीं आएगा, क्या फैज़ाबाद में मुकाम था जहां बैठ के आपको फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने का एग्रीमेंट करना था? एहसास होना चाहिए। आपने सवाल कर लिया, 3 बार किया, फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने के लिए जब फैज़ाबाद में आपने साइन किए तो उस वक्त नज़ाकत का अंदाजा था? भाईजान मेरी बात सुन लें, आपको आपकी मर्जी का जवाब नहीं मिलेगा। जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के मुताबिक जवाब मिलेगा। जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसको पेश करने का मुझे हक़ है, उसको आप बेशक रद्द कर दें जब मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। इन लोगों से, ये हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, एक सियासी जमात है जो आई थी वहाँ पे, उससे हमारे सीनियर लीडरशिप ने इंगेज किया और उनको ये नहीं कहा कि हम सफ़ीर को भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे। उनसे मुआहदा ये हुआ, जमहूरी मुल्क हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं है, उसमें और भी स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, नून लीग है और अपोजिशन है। मुआहदा ये हुआ कि आपके साथ एग्रीमेंट ये है कि इस आपके मुआहदे को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट पर इस पर कोई फ़ैसला देगी। जो भी फ़ैसला होगा वो हुकूमत मनोअन उस पर अमल करेगी। और ये 3 दिन से पिछले जो है हमारे वज़ीर मजहबी उमूर और वज़ीर दाखिला उनके साथ वहाँ मुज़ाकरात में थे पिछले इतवार से, और मसला वहाँ पैदा हुआ। अब इसको प्लीज़ सुन लें, फिर आप अपना सवाल कर लीजिएगा। उनसे किसी भी लम्हे पे हुकूमत इस बात से पीछे नहीं हटी कि आपके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको हम पार्लियामान में पेश नहीं करेंगे। मसला वहाँ पैदा हुआ। अभी भी कादरी साहब ने उलमा कराम को ये बात बताई, जो अभी अफ्तारी के वक्त उनसे इंगेज किया हमने, कि एक तरफ उनसे नेगोशिएशंस चल रही थी और दूसरी तरफ उन्होंने जो है वीडियो पे ऐलानात कर दिए कि 20 को उन सब ने मार्च करना है। तो अगर आप नेगोशिएट कर रहे हैं तो फिर आप मार्च का ऐलान कैसे कर सकते हैं? और हुकूमत तो अपनी बात से पीछे हटी भी नहीं है। हुकूमत वो मुआहदा लेके आ जाती और आज पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट फिर फैसला करती कि क्या फ्रांस के सफ़ीर को निकालना है या नहीं निकालना। इसमें यूरोपियन यूनियन के बहुत से सफ़रा और बहुत से लोगों का भी इशू है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक जो है अकेलेपन का शिकार हो जाता। सारी चीज़ें पार्लियामेंट ने फैसला करनी थी और वहाँ सब जमातों ने इस पर गौर व खौज करना था। जब ये रोड पे आए और उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल पैदा की कि पुलिस वालों की जानें गई, लोगों के इमलाक को, सरकारी इमलाक को, गाड़ियों को, घरों को नुकसान पहुँचना शुरू हुआ, हॉस्पिटल्स को, तब जो है हुकूमत ने एक्शन किया। और वो भी महदूद कोशिश ये की गई है कि कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। शाजिया मरी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। क्या फैज़ाबाद में किसी सफ़ीर का मुआहदा करना ये किसी भी महज़ब दुनिया के असूलों के मुताबिक हो सकता है? कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ से एग्रीमेंट वज़ीरों ने साइन किया, 2 इंटीरियर मिनिस्टर्स ने, प्रेजेंट वन और उससे पहले वाले,
बहुत शुक्रिया मलिक साहब, प्रोग्राम में आपने शामिल किया। सबसे पहले तो मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करूँगी जो पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ हुआ और जिस तरीके से पूरा मुल्क मफलूज हो गया, पूरे मुल्क को हाईजैक किया गया, हमारी एक्टिविटीज़ रोक दी गई, मरीज़ सड़क पर फंस गए, लोग काम से आते हुए घरों को जाते हुए फंस गए, किसी को पानी नहीं मिला, कहीं तशद्दुद हुआ, लोग शहीद किए गए। और जिस अफरा तफरी को पाकिस्तानी कौम ने गुज़िश्ता 3-4 रोज़ देखा, उसके हवाले से तो जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और आज यहाँ मौजूद हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऐसी बातें कर रहे हैं कि सवाल के जवाब तक वो नहीं आ पा रहे हैं। बहरहाल उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ पाकिस्तानी कौम ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है गुज़िश्ता 3 रोज़। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि मुआहदा, बिल्कुल किसी भी किस्म का मुआहदा, अगर आपके पास, आप गवर्नमेंट हैं, आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप एक मुआहदा करते हैं तो आपको कौम को बताना है कि आपने ये मुआहदा क्यों किया, और आप ये मुआहदा नहीं कर सकते तो फिर आपने क्यों इस तरीके का इनिशिएटिव लिया या किसी की डिमांड को, ऐसी डिमांड को आपने एक्सेप्ट किया। अब इसको आपने पार्लियामान के साथ जोड़ लिया। मुझे तो हंसी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था जब वजीर साहब ये फरमा रहे थे कि पार्लियामान में, आपने पार्लियामान को कभी कोई वक़्त दी है? इस पार्लियामान में जहां आप लोग धड़ाधड़ जब ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट करते हैं, नेशनल असेंबली के रूल 170 के तहत जब सेशन ख़त्म होता है, दूसरा सेशन शुरू होता है, उसके दरमियान अगर कोई एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट होता है तो जो ही नया सेशन आता है, आपका काम है, आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि उस ऑर्डिनेंस को ले करें। आपने कभी ले किया है? 6-6 महीने तक ऑर्डिनेंसेस पड़े रहते हैं प्रोमलगेट होने के बाद। अभी भी कोई छुपे हुए ऑर्डिनेंस है जो आपने पिछले सेशन में ले नहीं किए। तो आप खुदा के लिए पार्लियामेंट को बहाना ना बनाए अपने फेलियर का। शाजिया, लेकिन क्या स्टेट इस तरीके से चल सकती है कि 3 दिन पूरा मुल्क जो है यरगमाल बन गया हो, बाकायदा टेक ओवर हो गया हो, और उसके ऊपर हमें यही ना पता चल रहा हो कि ड्राइविंग सीट के ऊपर कौन है, किसने फैसला लेना है? मुल्क का निजाम ऐसे चल सकता है शाजिया? अच्छा नदीम साहब, एक बात, हम सब जो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम सब वही जज्बा रखते हैं। कोई शख्स अगर 4 कुल पढ़ के बैठता है या 4 कुल नहीं पढ़ के बैठता, जज्बा हम सबका है, हमारा अकीदा हमारे अंदर है, हमारी रूह में हमारे ईमान है। तो यहाँ ये कहा गया, अब चूकते नहीं है ना एक ऐसे वजीर आजम की तारीफ करना जिसकी कोई तारीफ नहीं बनती। आपने यहाँ पर भी उसकी तारीफ कर दी कि जी उन्होंने और अर्दवान ने टर्की में। आप मुझे बताएं, टर्की में कोई प्रोटेस्ट हुआ? टर्की के अंदर कोई ऐसी एक्सट्रीमिज्म देखी गई? टर्की की शाहराहों पे ब्लॉक किया गया, लोगों को टायर जलाए गए, मारा गया, शहीद किया गया? अगर ये टर्की में हुआ है तो फिर यह मिसाल बनती है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ टर्की में, तो फिर आप लोगों को सवालात के जवाब देने होंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। ये नदीम मलिक नहीं पूछ रहा आज, ये पूरा पाकिस्तान आपसे पूछ रहा है। आपसे वो लोग पूछ रहे हैं जो फंसे हुए थे उन सड़कों पे, रस्तों पे, जो घरों पे मैसूर होके रह गए थे इस कोविड के जमाने में, जहां आप बातें करते हैं कि रोजगार नहीं है, मजदूरी नहीं है, हमने सब कुछ दिया। आपने 3-4 रोज जो लोगों का हाल किया और जिस इनकॉम्पिटेंस के साथ आपने इस सिचुएशन को हैंडल किया, नदीम साहब, द बक डज नॉट स्टॉप हियर कि आपने एक जमात को बैन किया। जिन लोगों ने उस जमात को प्रमोट किया, उसके स्पोक्स पर्सन्स बन के, और जो हुकूमत में बैठे हैं, जिन्होंने ढंढोरा पीटा, जब भी हो, चाहे वो 2017 हो, उससे पहले हो, उसके बाद हो, जिन जिन लोगों ने इन एलिमेंट्स को मजबूत किया, उन सब का एहतसाब होना चाहिए। क्योंकि एक्सट्रीमिज्म को मलिक अहमद साहब आपसे भी चाहूंगा कि इसके ऊपर बात करें, क्योंकि 2017 से इसकी कहानी फैजाबाद धरने की शुरू होती है और बड़े बड़े फेमस इसके ऊपर मराहल हैं, केसेस जुडिशल हिस्ट्री के भी। फायज ईसा वाला फैसला है जो वो कहते हैं कि मेरे लिए मसाइल का सबब भी वो फैसला बना, वहाँ से मामला शुरू होते हैं और आज तक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। इसको कैसे देखें कि कैसे संभाला जाए?
कोई ऐसा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, तंजीमी ढांचा है हुकूमत के पास कि इसको चेक कर सके, या 2 घंटे के अंदर पूरा मुल्क यरगमाल बनाया जा सकता है? जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी सवाल तो ये है कि क्या ये सारा मसला जो है ये कोई किसी आर्टिकल ऑफ फेथ के लिए सारी बहस थी, या ये जितनी लोगों को तकलीफ हुई और जिस तरह की एक पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल पैदा हुई, रोड्स ब्लॉक किए गए, मोटरवेज ब्लॉक की गई, मेन आर्टरीज शहरों को आने जाने की सारी बंद की गई, पुलिस पर तशद्दुद किया, यूनिफॉर्म लोगों की शहादतें हुई, जो वीडियोस वायरल हुए वो एक बिल्कुल एक अनार्किस्ट सिचुएशन की वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो क्या ये सवाल किसी आर्टिकल ऑफ फेथ के लिए था, या ये कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन है, या जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके डिप्लोमेटिक आपके फॉरेन रिलेशंस पे भी कोई उसके असरात आ सकते हैं? ये तीनों बातें अगर आप इकट्ठी किसी एक जगह पे किसी जक्स्टा पोजीशन में रख के देखेंगे तो 2 बातें वाज़ेह होंगी। नंबर 1 कि इसके ऊपर बड़ी प्लेन स्पीकिंग की जरूरत है, सीधी बात करने की जरूरत है कि क्या आप मॉब रूल को इजाजत दिए रख सकते हैं? अच्छा, स्टेट में क्या गवर्नमेंट जो है, क्या उसकी पहली जो फैजाबाद के धरने पे इनके साथ इंगेजमेंट थी, क्या वो अपीजमेंट की पॉलिसी थी, कभी इनको मुतमिन करके खुश करके फिर बाद में नेगोशिएट करके मजीद बात कर लेंगे और इंगेजमेंट के तहत इनसे करते रहें और करके अपने मकसद के ताबे इनसे बातचीत कर लेंगे और इस तरह से हल कर लेंगे? एक तो ये नजर आया बादियुल नजर में पहली चीज। लेकिन इस सब का पहला मसला ये है कि ये बहस जो खत्म नबूवत के मसले के साथ जुड़ी है, इस पे एक जस्टिस काजी फाइज ईसा से पहले जस्टिस मुनीर की रिपोर्ट है और उसके कंक्लूडिंग पैरा में उन्होंने बाकी पीछे सारी हिस्ट्री, उसमें जितने उसके करैक्टर्स थे सबकी बात करते हुए उन्होंने ये तय किया कि ये मजहबी मसला नहीं है, ये सियासी मसला है। और सियासी मसले के नतीजे में ये हुआ कि इसके ऊपर जिन लोगों ने भी पॉलिटिकल पोजीशन लेने की कोशिश की, पहले उसको आर्टिकल ऑफ फेथ के तौर पे ला के मोबिलाइजेशन की और फिर उसके बाद उसको एक पॉलिटिकल पोजीशन के तौर पे यूज करने की कोशिश की। तो ये एक तयशुदा बात है कि जब आप डिजायर्ड रिजल्ट और उनके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि वो क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है, तो वो ज्यादा मोर देन ऑफ आर्टिकल ऑफ फेथ पॉलिटिकल नजर आते हैं। तो मलिक साहब, इसमें जो खत्म नबूवत है वो ईमान का हिस्सा है, वो मेरा भी, आपका भी, अली का भी, हमारे साथ शाजियाँ हैं तो उनका भी। इसके लिए मैं या आप या कोई भी दुनिया का शख्स ऑथोराइज नहीं है कि किसी को वो सर्टिफिकेट बांटेगा कि उसका ईमान या उसका इश्क का दर्जा मेरे से ज़्यादा बड़ा है। ये हर एक शख्स का अपना और उसका अल्लाह का मामला है, और अल्लाह करे कि ईमान की हालत में ही सारों को दुनिया से जाना नसीब हो और सबकी आखिरत भी बेहतर अल्लाह पाक करे। लेकिन दुनिया में ये जो सर्टिफिकेट बांटने का काम है, इसने तबाही और नफ़रत और फसाद इतना पैदा कर दिया है, और हम उसको फैलाते हैं सियासी मकासद और सियासी इज़ाइम के लिए, और उसको बाद में संभालना भी नहीं आता। अभी ये 3-4 दिन जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, मैं तो दोबारा सवाल दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान टेक ओवर हुआ है और ऑटो पे चल रहा था, किसी के पास कोई ड्राइविंग सीट पे नहीं था जो मैनेज कर रहा। 2 घंटे में पूरा मुल्क बंद हो गया। नहीं, आई एब्सोल्युटली आई शेयर द थॉट्स जो आप बात कह रहे हैं। मेरा बिल्कुल एक इसके ऊपर बड़ी क्लियर पोजीशन है कि इसमें कोई भी वजह हो, किसी भी अदारे के पास, किसी हुकूमत के पास, रियासत के वो तमाम लोग जो इस इन्फोर्समेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं कि वो लोगों के इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे, जिसमें उनकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है नदीम साहब, और कैसे कॉम्प्रोमाइज होती है। यानी आर्टिकल 17(2) 3 दिन के लिए आपके मुल्क में किसी ताक के खाने में रख दिया गया था कि उसकी वो इस मुल्क में है ही नहीं और गवर्नमेंट उसको इंश्योर नहीं कर सकती। और उससे पहले ये बात जो कि खत्म नबूवत के मामले पे आप बात कह रहे हैं, देखिए यहाँ रिसेंट पास्ट में इसकी 3 एपिसोड्स जो हैं वो ये शो करती हैं कि किस तरीके से खत्म नबूवत के मामले को लेके मुल्क के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब जब आप भी ये कह रहे हैं कि खत्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है, अली कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे हमारे जान, माँ बाप, औलाद सब कुर्बान। मैं भी कहता हूँ कि अपनी हस्ती का वजूद इसलिए है कि हमारी हुब्बे रसूल में ये ईमान का हिस्सा है। शाजिया ये कहती हैं, पूरा पाकिस्तान ये कहते हैं। तो जब ये मसला नहीं है, सब लोग ये बात कहते हैं, तो फिर उसको आपने देखना, इस तनाजुर में भी देखना है कि इस
पूरी तहरीक के पीछे जो कॉन्सिक्वेंस है, अगर इसके नतीजे में, तहरीक के नतीजे में वो कामयाब होता है तो नताइज क्या होते हैं। अच्छा अली, आपकी तरफ आ रहा हूँ, अली को शामिल कर लें। 2 मौके ऐसे आए थे 2017 के अंदर जब इलेक्शन लॉज अमेंड हो रहे थे और हल्फनामे में तब्दीली की जा रही थी, जहाँ से पहले ये मूवमेंट ट्रिगर हुई, और उस हल्फनामे की तब्दीली का मतलब कुछ इश्यूज़ के ऊपर बिल्कुल वाज़े जो डिक्लेरेशन दिया जाता है अपनी फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड के ऊपर फेथ होने का, उसको किसी हद तक नरम किया जा रहा था। दूसरा एपिसोड आपकी हुकूमत के अंदर रिसेंटली आया उस कमीशन के अंदर नुमाइंदगी के ऊपर। तो मामलात क्यों हैं ये ऐसे? फेथ डामाडोल आप खुद कह रहे नहीं है और किसी को मुझे शक करने का उसके ऊपर हक ही हासिल नहीं है। अब किसी के ईमान को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो ये इशू कैसे आते हैं अंदर? मलिक साहब देखें, ख़त्म नबूवत बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो है इशू है, हमारे ईमान का हिस्सा है, और कुछ बुनियादी अकायद के बग़ैर जो है इस्लाम रह नहीं जाएगा, और इस वजह से इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और ये एक इशू ऐसा है जिस पे वक्तन फ़वक्तन इस तरह की शरारतें जो हैं वो होती रहती हैं। लेकिन मुझे आज भी याद है, और मुझे बैन ही याद है कि जब ये इशू हुआ पहली बार ऐवान में शेख साहब ने इस पर पॉइंट आउट किया, मैं ऐवान में मौजूद था, मैंने भी बात की, और मुझे अपने अल्फाज याद है। मेरे ख्याल में अयाज सादिक साहब शायद चेयर पे थे और डिप्टी स्पीकर अब्बासी साहब थे, लेकिन मैंने ये बात की मियाँ साहब को एड्रेस करते हुए कि मियाँ साहब, आप लोगों को नहीं पता, ये मैं नहीं कहता आप किसी ने जान के किया है, नीचे किसी से हो गया है, इस गलती को दुरुस्त करें, इस गलती को दुरुस्त करें। मैं समझता हूँ कि ख़त्म नबूवत पे हम सबको अपनी अपनी जगह पे पहरा देना होगा, और हम सब इसके सिपाही हैं। मैं 2 बातें कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ। जिस मकसद के लिए TLP के लोग निकले, उनका जज्बा मकसद बिल्कुल नेक है कि ये जो इशू है इस पे हुकूमत सख्त से सख्त मौक़िफ़ ले। इख्तिलाफ सिर्फ एक चीज़ पे आया, और वो ये है कि आप रोडें ना बंद करें, आप अमन व अमान की सूरत हाल पैदा ना करें। जो बात मेंबर पे या रोड पे आप कर रहे हैं, वही बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ के दुनिया के सामने कर रहा है। लेकिन अब इसमें 2 चीज़ें हमने करनी है कि आप कहते हैं कि इस सफ़ीर को निकालें, तो मैं इस बात से दोबारा बसत एहतराम इनकार करता हूँ मलिक साहब कि वहाँ किसी ने उनको ये यकीन दहानी नहीं कराई कि हम उनको निकालेंगे। ना ये फ़ैसला फैज़ाबाद में हुआ। हमारे 2 इंतहाई ज़िम्मेदार वज़रा वहाँ पे गए। उस वक्त ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे और कादरी साहब वज़ीर मज़हबी उमूर, ये गए और वहाँ उनको ये कमिटमेंट की कि आपकी बात हम पार्लियामान में लेके जाएंगे। और मुझे आज यहाँ ये बताया जाए कि जब इस तरह का एक नेशनल इशू, जो एक इंटरनेशनल इशू है, जो सबसे अहम है किसी मुसलमान के लिए, अगर उसको उठा के हम पार्लियामान बुलाते हैं और कहते हैं कि पार्लियामान इस पर फैसला करे, तो इसमें क्या मज़ाक़ा है? बजाय इसके कि हुकूमत अपनी तरफ से कोई फैसला करे कि निकालना है या नहीं निकालना। ये पार्लियामान तो है ही इस चीज़ के लिए कि वहाँ इस बात को डिबेट किया जाए। और उनसे उस दिन यही डिस्कशन चल रही थी कि हम अपनी कमिटमेंट पर पूरे उतरेंगे। 20 तारीख का आपको वादा था कि 20 तारीख तक हम ऐवान में लेके आएंगे, 20 अभी भी नहीं आई। कल इजलास बुलाया गया है, उनको ये कहा गया कि फैसला वहाँ पे होगा, आप उससे पहले कोई ऐलान वगैरह ना करें, कोई कॉल ना दें। वो जो कॉल दी गई उससे अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो रही थी। इस वजह से जो है मजबूरी के आलम में सख्त इक़दाम किए गए कि भाई कोई जो है रोड को बंद नहीं करेगा, कोई सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, कोई अवाम की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालेगा। बाकी तो जो कॉज है उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो तो वो वही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, जो सब कर रहे हैं। एक ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक हैं। लेकिन 2017 में जब फैज़ाबाद के अंदर यही सब कुछ हो रहा था और उस वक्त जो लोग इसकी हमायत के अंदर ख़ुद को मुजाहिद डिक्लेयर कर रहे थे, उनको भी अपने रोल के ऊपर, माजी की सियासत के ऊपर गौर कर लेना चाहिए। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एहसान गनी साहब नेक्टा के फॉर्मर हेड इस वक्त हमारे साथ हैं। एहसान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। एहसान साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। किसी जमात को कालदम किसी तंजीम को करार देना और उसकी इम्प्लीकेशन, कितना इफेक्टिवली उस चीज़ से फ़ायदा उठाया जा सकता है या उसके नुकसानात हो सकते हैं, कभी आपने नेक्टा में इसके ऊपर जायज़ा लिया? जी बिल्कुल, ये तो आपका ATA बहुत क्लियर है इस सिलसिले में। क्लियर इस तरह से है कि वो प्रोसीजर ले डाउन करता है कि कैसे और क्यों, कब आप एक तंजीम को प्रोस्क्राइब कर सकते हैं या पर्सन्स को प्रोस्क्राइब कर सकते हैं। तो प्रोस्क्राइब वो लिखा हुआ है। उसके बाद
फिर ये भी वो कानून आपको बताता है कि जब आप एक तंजीम या एक शख्स को प्रोस्क्राइब कर देते हैं तो उसके बाद आप क्या एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, उसमें नुकसान कोई नहीं है। अगर आप समझते हैं, हुकूमत समझती है, इदारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो समझती हैं, इंटरनेशनल एंटिटीज समझती हैं, ये भी प्रिस्क्राइब है, ये लिखा हुआ है, प्रिस्क्राइब है, लिखा हुआ है, तो आप अगर करना चाहें हुकूमत तो वो बिल्कुल कर सकते, उसके फायदे हो सकते हैं। तो उसको आप कितना वो फ्रूट उसका आप तोड़ते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इस तंजीम के जो लोग इसमें शामिल होते हैं, जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मामला है, एहसान साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा कोशिश करिए जी लाइन बुलाइए, क्योंकि आमतौर पर एक तरीकाकार है कि जब एक तंजीम को बैन किया जाए तो वही लोग उसी से मिलता जुलता कोई और नाम डाल के तो उसी तंजीम को दोबारा खड़ा कर लेते हैं। शाजिया आपकी तरफ आ रहा हूँ, 3 अरकान भी हैं इसके, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद यूनुस और सरवत फातिमा, एक रिजर्व सीट पे हैं, 2 MPs हैं, तो उनका मुस्तकबिल अब क्या होगा? नदीम साहब, उनका मुस्तकबिल भी यकीनन जो कानून जिस तरीके से एक्शन लेगा उस हिसाब से उनके हवाले से भी फैसला होगा ज़रूर, जैसे आपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा। लेकिन आपने जो इस वक्त बात की वो बहुत अहम है और मैंने पहले भी इसी बात की निशानदेही की थी कि इस जमात को बैन लगाकर क्या हम मुतमईन हो जाएं कि वो जो इसे सपोर्ट करते हैं या इस सोच को वो सपोर्ट करते हैं या परवान चढ़ाते हैं वो लोग जो हैं वो फिर कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे एडवेंचर्स होते हैं और एक बंद होती है किताब तो दूसरी खुल जाती है। और ये आपको लग रहा है, मुझे यकीन है कि ऐसा होगा, क्योंकि अब तक वो एलिमेंट जो बरमला इनको प्रमोट करते थे वो तो हुकूमत में ही बैठे हैं, मिनिस्ट्रीज पे फाइज हैं। और यहाँ भाई ने कहा, अली मोहम्मद भाई ने, कि बिल्कुल प्रोटेस्ट करें, लोग निकले। मुझे ये बताइए कि कितने जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग होते हैं, जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, उनको ये हक हासिल होता है कि वो शहरियों का रास्ता रोकें, उनको आगे ना बढ़ने दें, माओ बहनों बेटियों के साथ बदतमीजी करें, आग लगाएं, पूरे मुल्क को यरगमाल बना दें और उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, 3 रोज तक कोई चूं उनको करने वाला ना हो, उनको कुछ बोलने वाला ना हो। कितने प्रोटेस्टर्स इतनी लिबर्टी रखते हैं? हमें तो कोई कार्रवाई, कानून नामी कोई चीज़ नहीं थी। और जो बेचारे 2 कांस्टेबल्स 3 जो हमें नजर आए, जो शहादतें भी जिन्होंने ली और फिर कई ऐसे थे जिन्होंने मारे खाई, कोई एक्शन नहीं था। यहाँ तो छोटी छोटी चीज़ों पर मैं देखती हूँ कि टैंकर्स चल जाते हैं, पूरा हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फाल हो जाते हैं। तो कहाँ थे हमारे इंस्टीट्यूशंस? ये सवाल हमारा बनता है, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत माँ मेरा बनता है कि आप मुझे बताएं कि ये जो 3 रोज गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ द स्टेट, लॉ ऑफ द स्टेट कहाँ था? क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हम इतने अनसेफ हैं? क्या हम तो अनसेफ हैं, हमारी पुलिस भी इतनी अनसेफ है, सिविल इदारे इतने अनसेफ हैं? यहाँ पे बारिशों में और तूफानों में तो बड़ा ऑपरेशन शुरू हो जाता है, आप सरहदों से लोग बुला लेते हैं। तो आपको लगा नहीं कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालात इतने पेचीदा हैं और इससे हमारी जो दुनिया में परसेप्शन जारी है वो इतनी खतरनाक जारी है? क्या उस वक्त किसी को यह नजर नहीं आया? ये बहुत अहम सवाल है। इसको यहाँ बैठे हुकूमती रुकन अपने खिलाफ चार्जशीट ना समझें, ये इसे पाकिस्तान के हवाले से खतरात समझें। ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरात हैं और ये नेशनल एक्शन प्लान की ब्लेटेंट वायलेशन है। नेशनल एक्शन प्लान के अंदर 20 नुकात, जिसमें बाकायदा एक्सट्रीमिज्म और उससे जुड़े हुए जितने भी एक्शंस होंगे उन पर कार्रवाई करने की बात की गई है। ये मुल्क तो एक नेशनल एक्शन प्लान को एंडोर्स कर चुका है, उस पर दावे करता है काम करने के। हम बड़े बड़े फैटेफ और ये और वो पता नहीं किन किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हम अपने अंदरूनी मामलात के अंदर इतने हेल्पलेस नजर आए
गुज़िश्ता चंद रोज कि अगर आज कोई पाकिस्तानी ये कहे कि इस मुल्क में सफोकेशन है, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सेफ नहीं है, तो उसके साथ आप सिर्फ सहमत हो सकते हैं, उसको आप मना नहीं सकते या समझा नहीं सकते या जस्टिफाई नहीं कर सकते भाई तुम ऐसा मत सोचो, क्योंकि ये गुज़िश्ता मलिक साहब से भी एक बात कर ले। मलिक साहब, जब ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत कोई सियासी जमात रजिस्टर होती है तो उस वक्त जो नेक्टा जैसे इदारे हैं या हमारी सिक्योरिटी के इदारे हैं वो इनपुट वगैरह कोई राय देते हैं कि ये ठीक है, सियासी जमात पॉलिटिकल लोग हैं, इनको रजिस्टर किया जाए? जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि लीगली देयर इज एनी रिक्वायरमेंट जिसमें कि इनकी कोई नेक्टा से या किसी से कोई आपकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि चीजें ऐसे वाले सब डिजाइन नहीं थी, चीजें बिल्कुल ये तकाजा नहीं करती थी कि ये ठीक है किसी जमात का मिलिटेंट विंग नहीं हो सकता, उनकी कोई मिलिशिया नहीं हो सकती, उनकी एक खास खदुखाल नहीं होगा। रिसेंटली आपके पास एक मौलाना की अंसारुल इस्लाम उनकी बकायदा यूनिफॉर्म फोर्स उनके साथ होती है, तो वी नीड टू डिस्कस दीस इश्यूज। एग्जैक्टली, नहीं उस पर एक हाईकोर्ट का रिसेंट पास में एक जजमेंट आई जिसमें तफसील के साथ इस पर बहस हुई कि उनका क्या किरदार है, तो उस पर उन्होंने अपना रोल डिफाइन किया। लेकिन ऑब्वियसली उनकी जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, जब एक मॉब की सूरत क्रिएट होती है और चाराएं बंद हो जाती हैं, मैं तो इसका बड़ा सख्त नाक़िद हूँ। और जब ये तरीके इंसाफ कर रही थी हम तब मना कर रहे थे कि ना करें। ये जब हमारी पीडीएम के अंदर ये सूरत हाल बन रही थी तो चाहे हमारी लोनली वॉइसेस थी, लेकिन हम जरूर कह रहे थे कि इसको पहले जो रिवाज कायम तरीके इंसाफ ने किया कहीं ये रीत ना बन जाए। ये जब तरीके लबैक या रसूल अल्लाह वाले बाहर निकल रहे थे और ये सब कुछ हो रहा था, जब एहसन इकबाल को गोली मारी जा रही थी, जब फैजाबाद पे धरना दिया जा रहा था, हमने तब शोर मचाया और कहा कि खुदा वास्ते देयर हैज टू बी अ मेथड टू द मैडनेस। कल जब ये हॉस्पिटल पर हमलावर हो रहे थे, लाहौर के जनरल हॉस्पिटल को उन्होंने रैंसैक किया, रेंजर्स के लोगों को उठा कर ले गए। 2 लोग रेंजर के बहावल नगर में इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को उठा लिया, वहां पर उनको छुड़वाने के लिए फायरिंग हुई जिसके नतीजे में एक प्रोटेस्टर मरा और 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे जख्मी हुए वहां पे। तो मलिक साहब आप अंदाजा करें हम बात क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल, अगर अभी भी यही पॉलिसी है अपीजमेंट की और आप पहले कहें कि बड़े नोबल कॉज के लिए, मैं किसी सूरत ये मानने को तैयार नहीं हूँ बात के हुर्मत रसूल की आप बात करें और साथ लोगों की जान और माल छीने, लोगों का आप राइट टू मूवमेंट छीने फॉर योर राइट टू प्रोटेस्ट के नाम के ऊपर। ये कैसे मजाक बन गया? क्या ये मुल्क जो है ये कोई करूने वस्ता के दौर में हम धक्का दे रहे हैं इसको वापस, कि वहाँ पे जो कोई ट्राइबल लॉर्ड्स उठेंगे और वो आके सीज कर लेंगे किसी एक और मुहासरा करके बैठ जाएंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से पिटिशन बनाने का मामला हो, चाहे तहरीर कादरी जैसा कोई जोकर कलामी हो जाएगी। एहसान गनी साहब दोबारा हमारे साथ आ रहे हैं। एहसान गनी साहब, मौसर तरीके कैसे काबू पाया जा सकता है ऐसी सूरत हाल के ऊपर कि 2 घंटे में पूरा मुल्क मफलूज हुआ और हम एक्ट नहीं कर सके? कभी इसके ऊपर आपने कुछ SOPs वगैरह पे काम किया? इसमें हमने ये किया था कि जब 2017 में पहला धरना हुआ, मैं उस वक्त नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा था, तो हमने हुकूमत को लिखा कि ये जो ट्रेंड एक बन रहा है ये इंतहाई खतरनाक है और ये धरनों के जरिए, सिटिंग के जरिए और वायलेंस के जरिए अपने मुतालिबात मनवाना स्टेट को बहुत बड़ा इसका नुकसान होगा। तो इसके मुकम्मल 3 पेजेस का जो मुझे इस वक्त याद पड़ता है वो एक रिपोर्ट हमने भेजी थी। अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आपकी रिकमेंडेशंस क्या थी? ये तो बदकिस्मती है कि रिपोर्ट आई भी थी तो अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन उसकी ब्रॉड रिकमेंडेशंस क्या थी? ब्रॉड रिकमेंडेशंस हमारी ये थी कि एक तो ये इस तरह के सिटिंग्स के मुकाबले के जवाब में अगर हम ये मुआहिदे करते रहे और ये स्टेट इसी तरह पाँव घुटने टेकती रही तो ये कहीं का हमें नहीं छोड़ेगी। और उसमें जो मेन हमारे वो थे रिकमेंडेशंस थे वो तकरीबन इस तरह से थे कि हुकूमत एक तो ये जो बैनिंग हम करते हैं, वी शुड नॉट बी बैनिंग, वी शुड बी काउंटरिंग जो उनका प्रोपेगेंडा है। तो हमने ये रिकमेंड किया था कि मुझे याद पड़ता है कि रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री में एक ऐसे लोगों का उलेमा का एक बोर्ड बनाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए जो इस तरह के वायलेंट नैरेटिव की मुखालफत करे। दूसरा हमने ये कहा था कि जो
इंटर सेक्टेरियन एंड इंटरफेथ हार्मोनी को शुड नॉट बी अलाउड कि इसको कि आप इसी चक्कर में क्यों बड़ी अहम है आपकी तजावीज़। आप एक मेहरबानी फरमाइए, अगर कहीं से वो आपको वो 2-3 सफ़े दस्तयाब हो तो हमें भेजिए, तो हम अली साहब को दरख्वास्त करेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर को पेश करें, क्योंकि इसको फाइलों की नज़र करके हमने अपने साथ ज़्यादती बहुत कर ली है, पहले ही पूरा मुल्क मफरूज कर लिया। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर कहीं से ढूंढ पाए तो हमारे साथ शेयर करिए। वो नेक्टा में वो मौजूद होगी, वो रिपोर्ट इंटीरियर में भी होगी, और मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब या आप वो उसको ले सकते हैं किसी अली साहब, ये एक सीरियस मैटर है और हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। सिर्फ आज से जान बचा के आगे नहीं निकलना चाहिए। बहुत नुकसान हुआ है पिछले चंद दिनों में। मर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो इन्होंने अच्छा कोई काम गनी साहब ने किया है उसको ज़रूर देखा जाएगा। मैं दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत ने कोशिश की कि बहुत ही ज़्यादा सब्र से काम लिया जाए, और ताकत हमने तब यूज़ की है वो भी मिनिमम कि जब लोगों की जान और माल को ख़तरा हुआ और रोडें बंद हुई। अदरवाइज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं किसी भी सियासी जमात को, एहतजाज को, उनको हासिल थे, लेकिन जब उन्होंने कानून हाथ में लिया तो मजबूरन फिर ये सख्त इक़दाम उनको जो है बैन करने का हमें लेना पड़ा। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, देखें पंजाब में बड़े मसले आए, खैबर पख्तूनख्वा में उस लेवल का नहीं था, सिंध में भी, कराची एरिया में भी आया। वहाँ सिंध हुकूमत को देखना चाहिए था। अपने हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर के मसले आप मरकज़ी हुकूमत पे नहीं डाल सकते। हाँ, मरकज़ी हुकूमत ने ये ज़रूर किया कि उनको एंगेज किया, कोशिश की कि उनको इस बात पे कायल करें कि आपका मसला जो है वो ऐसा है कि वो बैक जुम्बश कलम हल नहीं हो सकता। हुर्मत रसूल पे हम सब एक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो सिपाही खड़ा है और जो प्रोटेस्टर खड़ा है वो एक ही रसूल, एक ही अल्लाह, एक ही किताब को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब आप डिमांड कर रहे हैं कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालें, तो वो फैसला, वो डिमांड जो है वो डिबेट होगी, डिस्कस होगी पार्लियामेंट में। 22 करोड़ आवाम का एक इदारा है जहाँ पे इन्हीं चीज़ों के लिए होता है। मैं इस बात से मनी साहब, अहमद साहब और इसके अलावा एहसान गनी साहब हमारे साथ हैं। आप सबका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। खुदा हाफिज़।